बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हसीब जमाली है। मैं वकालत के पेशे से मुंसलिक हूँ सन 2004 से। और वैसे तो वकालत का काम पार्ट टाइम शुरू कर दिया था 2002 से, लेकिन 2004 से प्रोफेशनली लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। और 2016 से सुप्रीम कोर्ट में इनरोल्ड हूँ, 2006 से हाई कोर्ट में इनरोल्ड हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, आप माशाल्लाह थर्ड जनरेशन लॉयर हैं, तो एज़ कम्पेयर टू अदर जनरेशन लॉयर्स, फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन, तो आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़े या फिर आपको एक एस्टेब्लिश फर्म थी तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हासिल हुआ? देखिए, बात इस तरह है कि ये बात दुरुस्त है कि मैं थर्ड जनरेशन लॉयर, लेकिन सिचुएशन ये थी कि जब मैं इंटर में था तो मेरे वालिद साहब हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हो गए थे, जिसकी वजह से फिर मैं अपने दफ्तर में कभी काम नहीं कर सका। और हमारा ताल्लुक़ हैदराबाद से है, तो मैं कराची आया हूँ बीकॉम करने के बाद। तो जब मैं कराची आया हूँ तो यहाँ पे ना प्रोफेशन में कोई जान पहचान थी, ना मैं किसी को जानता था, ना मुझे एमएलडी और पीएलडी का मतलब मालूम था। और अपना पैशन था बहुत कि मैंने वकालत करनी है, अपने दादा और अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करनी है कि लोगों की हेल्प करें, उनके मसीहा बने। तो इस जज्बे के साथ मैं वकालत में आया। और जहाँ तक थर्ड जनरेशन की ताल्लुक़ है तो प्रॉबेबली शायद उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है जो उसी शहर में प्रैक्टिस करते हैं, जिनके वालिद का या किसी रिश्तेदार का दफ्तर चल रहा हो। लेकिन मेरा कोई ऐसा चलता हुआ ऑफिस नहीं था। मैं तो एज़ अ बिल्कुल बिगनर मैं आबिद शाहिद ज़ुबैरी साहब के पास गया, जो कि मेरे उस्ताद थे। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमदर्द स्कूल ऑफ लॉ में पढ़ाते थे। सेकेंड ईयर लॉ में मैंने उन्हें ज्वाइन किया एज पार्ट टाइम। सुबह मैं कॉलेज जाता था, शाम में मैं लॉ स्कूल के बाद आबिद ज़ुबैरी साहब के दफ्तर जाता था, फिर रात 11 बजे 12 बजे 1 बजे। तो ये रोज़ का मामूल था हमारा। तो वैसे तो उसूलन यकीनी सी बात है, फ़ायदा तो होता है जहाँ इस्टेब्लिश प्रैक्टिस मिल जाए, लेकिन मैंने वो इस्टेब्लिश प्रैक्टिस अपने दादा की, अपने वालिद की टेस्ट नहीं की। आई हैड टू वर्क इन अ डिफरेंट फर्म एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। और उसका शायद फ़ायदा भी बहुत हुआ है। फ़ायदा इस तरीके से हुआ है कि सीखने को बहुत कुछ मिला। आई वॉज नॉट ऑन द फर्स्ट डे टोल्ड कि आप तो फर्म के मालिक हैं, तो आपके लिए तो कोई मुश्किलात ही नहीं है। पहले दिन ही हमें ब्रांचेस में भेजा गया, हमें वो तमाम काम सिखाए गए, जो कि इसमें मैं अपने ज़ुबैरी साहब को, अपने उस्ताद को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने हमें स्क्रैच से हर चीज़ की ट्रेनिंग दी। चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो ब्रांचेस के काम हो, चाहे वो वकालत में रिसर्च और असिस्टेंस के काम हो, सब चीज़ों का स्क्रैच से किया सर काम। सर, आपकी नज़र में जनरेशन गैप अब 2025 में या रिसेंटली गैप रहा है या पहले ज़्यादा गैप था जनरेशन गैप का, सीनियर जूनियर के लिए? देखिए, ज़्यादातर मेरी प्रैक्टिस का महवर हाई कोर्ट ऑफ सिंध रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हल्की हल्की गैप तो बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गैप नहीं बढ़ रहा। लेकिन ये बहुत सीनियर्स पे भी डिपेंड करता है और बहुत जूनियर्स पे भी डिपेंड करता है। अब मैं समझता हूँ कि जैसे हमारी वाली जनरेशन थी, उसमें शायद पेशेंस ज़्यादा था। हमारी वाली जनरेशन में वी वर रेडी टू लर्न मोर। अब की जनरेशन जो है, जैसे हर चीज़ फास्ट ट्रैक हो गई है, वो जनरेशन भी बहुत कोशिश करती है कि हम हर चीज़ फास्ट ट्रैक पे करें। वो देखते हैं आज आबिद ज़ुबैरी साहब को तो वो कहते हैं हम कल आबिद ज़ुबैरी साहब बन जाएं। वो देखते हैं अरशद तैयब अली साहब को तो कहते हैं हम परसों अरशद तैयब अली साहब बन जाएं। ऐसा नहीं होता। मैं समझता हूँ ये प्रोफेशन में लॉ पढ़ लेना एक डिफरेंट चीज़ है और उसे प्रैक्टिस करना एक डिफरेंट चीज़ है, और आपको टाइम देना चाहिए अपने आप को। हर आदमी डिफरेंट होता है, हर आदमी का एप्टीट्यूड डिफरेंट होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी प्रोफेशन में निखार पैदा होता है। तो ये गैप इसलिए पैदा होता जा रहा है कि अब जनरेशन्स का मिजाज डिफरेंट हो रहा है। ये मैं समझता हूँ एक इशू है। सर, हाल ही में रिसेंटली इस दौर में जूनियर्स की ये शिकायत होती है कि सीनियर्स सिखाते नहीं हैं, लेकिन सीनियर्स ये कहते हैं कि जूनियर्स सीखते नहीं हैं, जस्ट जो है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के चक्कर में लगे हुए रहते हैं ना।
तो आपका इस पे क्या पॉइंट है? देखिए, पहली बात तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आदमी अपने गिरेबान में झांके, दूसरे को ब्लेम्स ना करे। जब आप ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब आप अपनी सलाहियतों को बरूए कार नहीं लाना चाह रहे या आप उसमें फेल हो गए। हमारे बच्चे जब पढ़ के निकलते हैं लॉ स्कूल से तो उनकी बड़ी एस्पिरेशंस होती हैं और वो ये सोचते हैं कि हम किस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, हम कितनी जल्दी सीख सकते हैं। लेकिन जब वो रियल लाइफ को कहते हैं ना, वो एंटर होते हैं और वो चीज़ हिट होती है तो उन्हें बड़ा एक कल्चरल शॉक लगता है। उस कल्चरल शॉक में वो, अब हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। ये आपका सवाल, दोनों गलत भी हो सकते हैं, दोनों सही भी हो सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिसको सीखना होता है वो सीखने के लिए खुद बहुत से एफर्ट्स ले सकते हैं। मतलब मैं यंगस्टर्स को एडवाइस करता हूँ कि आप कोर्ट टाइम से जब फारिग हो जाएं तो आप जाइए, बार रूम्स में ना बैठिए, आप जाइए लाइब्रेरीज में बैठिए, आप जाइए कोर्ट रूम्स में बैठिए और ऑब्ज़र्व कीजिए कि किस तरीके से जो मंझे हुए वकील हैं वो अपने केसों की पैरवी कर रहे हैं, वो किस तरीके से केस प्रोसीड कर रहे हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आदमी देखने से सीखता है, करने से तो उस वक्त सीखेगा जब आदमी को मौका मिलेगा। लेकिन फर्स्ट लर्निंग इज़ टू सी, इज़ टू बिलीविंग। नंबर 1 बात तो ये। नंबर 2 बात मैं उन्हें कहता हूँ कि आप अपनी लॉ पे ग्रिप को बेहतर करें। जब आप अदालत में अच्छे आर्ग्यूमेंट सुनते हैं तो आप यकीनी तौर पे सीखते हैं, अपनी डिलीवरी के स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। आप उससे आप ये डेवलप कर सकते हैं कि लॉ की इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। तो ये कई फ़ायदे होते हैं इसके ऑब्ज़र्व करने के। फिर इसके बाद आप लाइब्रेरी में बैठें, केस लॉस पढ़ें। अगर आपके पास सीनियर नहीं भी है तो ये तो मिनिमम चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। अब अच्छा सीनियर मिलना ऑफ कोर्स एक बड़ी नेमत होती है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि वो सीनियर आपको पहले दिन ही काम नहीं देना शुरू हो जाएगा। आपको उसका एतमाद हासिल करने के लिए अपनी सबसे पहले पंक्चुअलिटी दिखानी है, आपने उसके बाद अपनी डेडिकेशन दिखानी है, आपने उसे ये दिखाना है कि आपने किसी मुंशी को अपने पास नहीं रखा है, आपने एक वकील को रखा है हु इज़ गिविंग यू इनपुट लॉफुल, हु इज़ अप्लाइंग हिज माइंड टू फैक्ट्स। ऐसा नहीं हो कि वो आपकी किताब उठाने वाला बन जाए, वो आपको कोर्ट में जो सीरियल नंबर कॉल होने वाले हैं वो बन जाए। वो भी एक स्टेज होती है, लेकिन यू हैव टू ग्रो आउट ऑफ इट। तो अच्छे सीनियर, बुरे सीनियर्स, वो क्या कहते हैं, यंगस्टर्स क्या कहते हैं, ये तो हमेशा से चलता रहा है। अब ये ज़्यादा ऑब्वियस हो रहा है क्योंकि सैचुरेशन आती जा रही है प्रोफेशन में। तो मैं समझता हूँ कि अगर जिसने सीखना है वो गधे को भी देख के बहुत कुछ सीख सकता है, और जिसे नहीं सीखना है वो बहुत एक्सक्यूजेस डेवलप कर सकता है। आपको कोई एसी का दफ्तर नहीं चाहिए सीखने के लिए, आप पेड़ के नीचे बैठ के भी, किसी जज की अदालत में बैठ के भी, लाइब्रेरी में बैठ के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सीखने का अमल खुद भी हम करना है और दूसरे को देख के भी करना है। किसी सीनियर के साए में हमेशा सीखना ज़रूरी ही नहीं होता। सर, कुछ यंग लॉयर्स होते हैं जो स्टार्टिंग में ही इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं अपना प्रिविलेज पीरियड पूरा करने के बाद, कुछ 1.5 साल के बाद करते हैं, कुछ 3 साल के बाद, कुछ 5 साल के बाद। तो इस हवाले से आप यंगस्टर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, कमाने का हर किसी को शौक़ होता है, ये मिसाल मैं बार बार लोगों को देता हूँ। लेकिन आप जब तक एक मुकम्मल प्रोडक्ट ना बने, आप अपने आप को एक्सपोज कम से कम करें। अब डिफरेंट थॉट्स ऑफ स्कूल्स होते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट होता है कि जी आप फ़ौरन मैदान में कूद जाएं, केसेस आने लगेंगे, आप करते करते खुद सीख जाएंगे। एक स्कूल ऑफ थॉट होता है कि आप सीनियर के बाद जाते हैं, 3, 4, 5 साल लगाते हैं, उससे लिटिगेशन के, ड्राफ्टिंग के, आर्ग्यूमेंट्स करने के आप स्किल्स सीखते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि आप जो है अपने ऊपर ही हर चीज़ को कर लेते हैं और ख़ुद ही करना शुरू हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि बेहतर होता है कि आप किसी अच्छे सीनियर को शैडो करें। फ़र्ज़ करें उसने आपको अपने दफ्तर में नहीं रखा हुआ, मगर आपको पता है कि मखदूम अली साहब के केसेस कहाँ लग रहे हैं, आप रोज़ कॉज लिस्ट चेक करें, और जब मखदूम अली ख़ान साहब जाएं तो आप उस अदालत में बैठें और देखें कि वो आर्ग्यू कैसे करते हैं। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 10 दफ़ा जब आप उन्हें आर्ग्यू करते हुए सुनेंगे, आप सीखने लगेंगे, आप डेवलप करने लगेंगे। तो मैं यंगस्टर्स को ये कहूँगा कि बहुत जल्दी हमारे कुछ दोस्त
कमाने के अंदर आ जाते हैं, रेस में आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं लेकिन मैं समझता हूँ ये एक टेस्ट इनिंग्स की तरह है, ये T20 नहीं है। आपको अपने आप को टाइम देना है, आपने अपने आप को डेवलप करना है। जब एंड प्रोडक्ट बन जाए फिर आप मैदान में आए। अब एंड प्रोडक्ट बनने का मतलब ये नहीं कि कोई लोग तो 2 साल में भी तैयार हो सकते हैं, कोई लोग 3 साल में भी हो सकते हैं, कोई लोग 4 साल में भी हो सकते हैं। मैंने बजाते खुद जुबैरी साहब के साथ 18 साल काम किया और मैं समझता हूँ अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए किसी के साथ काम करते हैं तब भी आप में रिलक्टेंस आ जाती है। अगर तो आपका सीनियर आपको केसेस चलाने का मौका दे रहा है तब तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। लेकिन अगर वो नहीं दे रहा तो अगर आप में हिचकिचाहट डेवलप हो सकती है, रिलक्टेंट डेवलप हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कम से कम एक यंग वकील को अपने आप को 2 से 3 साल का टाइम एटलीस्ट देना चाहिए कि वो किसी सीनियर को शैडो करे या किसी सीनियर के साथ एसोसिएट बने और काम करना सीखे। मैं समझता हूँ बाकी हर किसी के अपने एक्सपीरियंसेस है। देयर इज़ नो 100% करेक्ट, देयर इज़ नो 100% रॉन्ग। बोथ कैन बी सक्सेसफुल एंड बोथ कैन बी अनसक्सेसफुल। इट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड डिपेंड फ्रॉम सीनियर टू सीनियर। सर, आप सुप्रीम कोर्ट में एनरोल होने के बाद फिर बार पॉलिटिक्स में आए, तो आजकल यंगस्टर्स जो हैं वो इनिशियली स्टेज में हाई कोर्ट में जैसे इनरोल होते हैं तो बार पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो इस हवाले से आप यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब सच बात तो ये है कि मैं 2007 से ऑन एंड ऑफ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का मतलब ये नहीं होता कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करना ही पॉलिटिक्स का नाम है। मैं समझता हूँ वकीलों को पॉलिटिक्स में होना चाहिए, उसूलों की पॉलिटिक्स में, मुफादों की पॉलिटिक्स में नहीं, उसूलों की पॉलिटिक्स में। यही डिफरेंस मैं समझता हूँ। हमारा पॉलिटिकल ब्रेन भी डेवलप होना चाहिए। हम सियासत वाली पॉलिटिक्स ना करें कि लोगों से वादे करें, लोगों को सब बाग दिखाएं। हम उसूलों की सियासत करें, हम वो बात करें जो कि सोसाइटी के लिए बेहतर है। हम वो बात करें कि जिससे लोगों को फ़ायदा होने वाला है, ना कि अपने बेनिफिट की बातें करें, ना कि उस पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अपनी प्रोजेक्शन के लिए यूज़ करें। ये मैं समझता हूँ। अब मैं 2007 से आया, आपने सवाल पूछा कि मैं 2016 से आया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का वकील बना, सर मैं जो हूँ, मैं 2007 से ही ऑन एंड ऑफ पॉलिटिक्स में था। मैंने एक चीज़ की थी, जो मेरा उस्ताद कर रहा है मैंने उसकी भरपूर सपोर्ट करनी है, भरपूर तायीद करनी है। मतलब अगर उसने 100 की पेस पे काम करना है तो हसीब जमाली ने 200 की पेस पे काम करना है। मेरे लिए मेरा उस्ताद मेरी इज़्ज़त। तो अल्हम्दुलिल्लाह आबिद साहब ने भी इलेक्शन लड़ा 2009 में, बहुत टफ इलेक्शन था। शहाब सरकी साहब का बहुत टफ इलेक्शन था। आप यकीन माने 1 वोट से जीते, लेकिन हमारी स्पिरिट ऐसी थी, मैं आपको बताऊं, 1 वोट के इलेक्शन से जीतने पे भी, कि अदर साइड के कैंडिडेट ने एप्लीकेशन दी, रिकाउंटिंग की। माहौल कितना गर्म होगा आप सोचें, 1 वोट से विक्ट्री है। और मैं चीफ पोलिंग एजेंट था। शहाब सरकी साहब, आबिद जुबैरी साहब नीचे बैठे थे, बार रूम में भी नहीं थे। मैंने उसी वक्त उस पर नो ऑब्जेक्शन दिया। मैंने कहा अभी करें आप। दैट वॉज द स्पिरिट। अब वो स्पिरिट कम क्या, मुझे लगता है इवेपोरेट ही हो चुकी है। तो हमें अच्छी रवायतों को कायम करना है, हमें उसूल की बात करनी है, हमें अपनी बारों के, अगर हमारी जनरेशन कुछ हद तक फेल हुई है क्योंकि हमारी जनरेशन का बहुत बड़ा हिस्सा पैसे कमाने में लगा रहा। मैं समझता हूँ इस वक्त मेरी जिम्मेदारी है और मेरी एज के दूसरे यंग वकीलों की, अगर आप यंग समझते हैं मुझे, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने यंगस्टर्स को नर्चर करें, उन्हें सही डायरेक्शन दें। वो ये ना देखें यार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की सियासत में लग गया वो आगे निकल गया। उन्हें हम बताएं नहीं, उसूलों की सियासत ज़िंदा है। हम उन्हें एग्जाम्पल दें शहाब सरकी साहब की, हम उन्हें एग्जाम्पल दें आबिद शाहिद ज़ुबैरी साहब की, हम उन्हें एग्जाम्पल दें हफीज़ लाशारी साहब की, कि उसूलों की सियासत ज़िंदा है, ख़त्म नहीं हुई है। आइए हमारा साथ दीजिए, क्योंकि कोई मुल्क में मुश्किल होती है, कोई लॉयर्स की एसोसिएशंस के अलावा कहीं नहीं देखता। कोई नहीं जाके देखता कि वकील के, डॉक्टर्स की एसोसिएशन क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, इंजीनियर्स की एसोसिएशन क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, बल्कि इसमें या तो जर्नलिस्ट को देखा जाता है या वकीलों को देखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें करने की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स में बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक वकील की पहचान
उसकी शान पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, उसका कमाल होना चाहिए उसकी वकालत की एबिलिटी, कि लोग उसकी एज अ प्रोफेशनल रिस्पेक्ट करें। एज अ पॉलिटिशियन तो अपनी जगह रिस्पेक्ट हो, लेकिन एज अ प्रोफेशनल लॉयर रिस्पेक्ट करें कि जब वो आपको केस चलाते हुए देखें, हारना जीतना क्लाइंट की किस्मत, तो वो कहे नहीं यार ये वकील साहब जो हैं ये तैयारी करके आते हैं, इन्हें लॉ का भी पता है, ये फैक्ट्स याद करके आते हैं, इन्हें आर्ग्यू करने का आर्ट आता है। तो मैं समझता हूँ यंगस्टर्स को पैगाम दूंगा कि अब ध्यान दें, पॉलिटिक्स करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन योर प्रायोरिटी शुड बी योर प्रोफेशन, योर प्रायोरिटी शुड बी योर प्रोफेशनल ग्रोथ। अगर आप सीरियस वकील और अच्छे वकील नहीं बने, कोई आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कम से कम पढ़े लिखे लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे।